नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले मैंने वीडियो उपलब्ध कराया है, जो कि आप लोगों को फिर से मैं वही चीज़ बता दूँ कि आप सभी को पता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राक कथन का अध्ययन कर लिया, वर्णमाला के कुछ चीज़ों को जान लिया और आगे जो है जैसे उच्चारण स्थान तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो आगे जो उच्चारण स्थान है यानी पाँचवें अक्षर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और एक दो उच्चारण स्थान छोड़ गए हैं उनको, और आगे अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात इन सभी को पढ़ते हुए वर्णमाला को हम समाप्ति की ओर ले चलेंगे इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम संधि को पढ़ेंगे। तो आप लोगों से शुरू में ही मैं एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल को प्यार दुलार देना चाहिए तो अवश्य चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। और मेरा मानना है कि मैं आप लोगों को मूल ग्रंथ से ही पढ़ाऊँ, इसलिए कि मूल ग्रंथ का एक बार जो है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा आप सभी को पता होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे एक दो अटेम्प्ट कर चुके हों, और कुछ जिनका जो एक दो अटेम्प्ट कर चुके होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका है उसकी प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका ही नहीं, यहाँ तक कि जो ग्रंथ 6 और हैं जो नाटक इत्यादि हैं उनकी भी प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लाइन से कहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना था कि हम लोग एक बार मूल ग्रंथ से अध्ययन कर लें, उसके बाद जो उसका निचोड़ है, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लेकर पुनः हम जो है दूसरे चक्र में उपस्थित होंगे। तो अभी जो है हम लोग मूल ग्रंथ को पूरा लास्ट तक देखेंगे। वर्णमाला आज जो अभी वीडियो में बनाने जा रही हूँ, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग संधि पर चर्चा करेंगे। संभवतः कल मॉर्निंग या कल इवनिंग तक आप लोगों को संधि के बारे में एक दो पैराग्राफ जो भी चीज़ें हैं मूल पुस्तक में वो पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और पेज संख्या 42 आप लोग खोल लीजिए जिन लोगों ने पुस्तक खोल लिया है। वैसे तो अगर यदि आप लोगों के पास संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नहीं है तो आप खरीद लीजिए और पढ़िए। तो उस मूल ग्रंथ को अपने सामने रखिए और जो चीज़ें आपको लगती है कि हाईलाइट कर लेनी चाहिए तो उसको हाईलाइट करते चलिए। और यदि आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ, तो आप नोट्स बनाने में थोड़ा सा फिर चीज़ें रह जाएंगी तो आप नहीं बना पाते होंगे, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट या कुछ एक दो अक्षर इत्यादि लिख सकते हैं। तो आप रफ कॉपी और आप हाईलाइटर ज़रूर रखिए और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं आपको वो हाईलाइट करते चलिए। चलिए हम लोग 42वां पेज नंबर पर देखते हैं और आप जिनके पास बुक है वो बुक खोल लीजिए। 42वें पेज नंबर पर देखते हैं। 42वां पेज नंबर कह रहा है कि इया माँ अंगड़ना नाम, हालांकि इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि इया माँ अंगा औड़ा और ना, ये जो वर्गीय व्यंजन इनके जो 5वें अक्षर है ना, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार इया का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों से होती है। हमने बताया कि जो वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर होता है वो अपने वर्ग का उच्चारण स्थान के साथ साथ यम गणना नाम नासिका चा, इस सूत्र को अभी हमने पहले पढ़ा। तो वो सूत्र क्या कह रहा है कि चा का मतलब और, नासिका चा यानी और नाक से भी चरित होंगे जो अपने वर्गीय व्यंजन के उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाएंगे। जैसे यम गणना नाम में देखिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि इया है तो इया का उच्चारण स्थान तालु है और ये तालु के अलावा नासिका से भी यानी दोनों चीज़ों से बोले जाएंगे। अंगा है, अंगा का उच्चारण स्थान का कुवर्ग का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो ये कंठ के साथ साथ नासिका इत्यादि से भी, नासिका से भी बोले जाएंगे। और ऐसे कई उदाहरण हैं, यानी कि ऐसे णा का भी है, ऐसे ना का भी, ऐसे माँ का भी उदाहरण है। तो ये लोग अपने जो वर्गीय व्यंजन का उच्चारण स्थान उसके अलावा नासिका से भी बोले जाएंगे। यही सूत्र कह रहा है कि इयम अंगड़ना नाम नासिका चा। देखिए चा जहाँ भी लगा होगा वहाँ ये होगा कि ये और, यानी इसके अलावा भी कहीं और से बोले जाते हैं और ये इनसे भी बोले जाएंगे, ये बता रहा है। चलिए अब हमने एक ए दे तो हमने पढ़ा था सूत्र ए दे तो कंठ तालु, तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। इसको ए बना लीजिए, एक ये वाला है एक ये वाला, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। और फिर हमने एक सूत्र पढ़ा था कि ओद औ तो कंठोष्ठ, ऐसे पढ़ा था, ओद औ दो ओद औ तो कंठ दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, है ना। तो अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि ओद, अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ओद तो बनेगा, ठीक है, और धन औ औत बनेगा।
तो जो हलंत वर्ण होता है उनकी तो गणना होती नहीं, उनको काट दिया जाता है हलंत्यम से। तो ओ और अ इन दोनों का किस उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दोनों चीज़ें दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला है वा के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, वकारस से दंतोष्ठ। क्या पढ़ा था? वकारस से दंतोष्ठ। अच्छा, ये सूत्र यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ज़िंदगी भर उच्चारण स्थान भूलेगा ही नहीं, क्योंकि आप सूत्र पढ़ें, जैसे भी आपको मिस्टेक होगा तुरंत आप कहेंगे वकारस से दंतोष्ठ, यानी वह दंत और ओष्ठ से भूले जाते हैं। तो जो ये वा है ये दांत और ओष्ठ से भूला जाता है। फिर कहा है जीवा मूली, जीवा मूली तो जीवा मूल, तो यानी जो जीवा मूली है, जीवा मूली क्या है? का के आगे ऐसे आधा लगा हो और खा के आगे ऐसे आधा लगा हो, आधा अक्षर। तो ये दोनों वर्ण जो है जीवा मूली होते हैं, या अयोग वा के अंतर्गत आते हैं। 4 अयोग वा हैं संस्कृत में, अंग, आह, जीवा मूली और उपदमानी। तो जो ये जीवा मूली है इनका उच्चारण स्थान जीवा की जड़ है। अनुस्वार का उच्चारण, जो ऐसे अनुस्वार जिसका चिन्ह है ऐसे, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका से। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा अक्षर है जो खाली नासिका से बोला जाता है? तो अंग, ये जो है ये नासिका से बोला जाता है। जो अनुस्वार है इसको सिर्फ नासिका से बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे का पैराग्राफ कह रहा है कि इन वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार के प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उत्तरित होने। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा सा, ये पेन चल गया तो दिख नहीं रहा है। इन वर्णों के उच्चारण 2 प्रकार के प्रयत्न होता है। उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। प्रयत्न मतलब जो हम लोग कोशिश करते हैं, तो इनको उच्चारित करने में 2 प्रकार के प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उच्चरित होता है, एक उनके स्फुट उच्चरित होने से पूर्व, और दूसरा उच्चारण करने के पश्चात। यानी एक बोलने से पूर्व होता है प्रयास और एक बोलने के पश्चात प्रयास होता है। अतः पहले को अभ्यांतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब जो बोलने का जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उसके प्रयत्न कितने होते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि प्रयत्न कितने हैं, वर्णों के प्रयत्न कितने। प्रणय मतलब जो प्रयास किया जाता है, तो प्रयत्न 2 होते हैं। एक होता है बाह्य प्रयत्न, है ना, एक होता है बाह्य प्रयत्न। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक होता है बाह्य प्रयत्न, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आभ्यंतर। दूसरा प्रयत्न होता है आभ्यंतर। यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट, देखो इस बार ये पड़ गया। दूसरा होता है आभ्यंतर। ठीक, तो पहला क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। दूसरा, इसमें देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। यहाँ कह रहा है कि जो वर्ण है, इन वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार के प्रयत्नों का यूज होता है, उपयोग होता है। यानी इनको बोलने से पूर्व कुछ प्रयत्न करनी पड़ती है और कुछ प्रयत्न इनको बोलने के पश्चात करनी पड़ती है। तो इसलिए जो वर्णों के उच्चारण का प्रयत्न है, पूछा जाए कि वर्णों के उच्चारण प्रयत्न कितने हैं, तो वर्णों के प्रयत्न कितने हैं? 2 हैं। एक है बाह्य प्रयत्न जो बाद में होता है, एक है आभ्यंतर। ये 2 प्रयत्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं आगे पढ़ेंगे कि जो बाह्य प्रयत्न है इनके 11 भेद हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। और जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनके 5 भेद हैं। ठीक, ये चीज़ मोटा मोटा आप पढ़ लीजिए कि जो प्रयत्न है वर्णों के उच्चारण में जो कोशिश की जाती है वो कुछ उच्चारण करने से पूर्व की स्फुटित करने यानी बोलने से पूर्व होता है कोशिश, और कुछ बोलने के बाद होता है। तो जो बाद होता है वो बाह्य प्रयत्न होता है, यानी बाहर जो प्रयत्न होता है, जो अंदर की तरफ प्रयत्न होता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 हैं और जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये उच्चरित होने से पूर्व, कह रहा है कि उच्चरित होने से पूर्व, अच्छा, 2 प्रयत्न होते हैं अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब देखिए अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में देखिए कि अभ्यंतर प्रयत्न कह रहा है 5 होते हैं ना। 5 कौन से होते हैं? एक होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईषद स्पृष्ट, ईषद तो होगा स्पृष्ट, एक होता है विवृत,
ईषत्, विवृत और फिर होता है समृत। ये 5 भेद हो गए ना। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत, ये 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद देखिए यहाँ भी बताया गया कि नमो नमः मित्रों। अभी कुछ घर में है, चूँकि देखिए घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। घर में कोई आ गया है तो अभी मुझे खोलने जाना है और घर में और कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आगे जो है फिर से वीडियो के लेकर उपस्थित होगी। यानी जो आगे जो इस पेज का जो चीज़ें छूट गई वो नेक्स्ट वीडियो में मतलब आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगी। नमः संस्कृत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। नमो नमः।